हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 22 सितंबर 2021। तो 22 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा यदि आप वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी दिन का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो जाइए अभी लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमें वहाँ पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल पीस डे यानी कि वर्ल्ड पीस डे कब मनाया गया? तो कल ही के दिन यानी 21 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस 24 घंटे अहिंसा एवं संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए 2021 की थीम है एक न्याय संगत और सतत विकास के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। शांति का जश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन नफरत के कृत्यों के खिलाफ खड़े होकर महामारी के सामने करुणा, दया और आशा फैलाकर हम ठीक हो जाए के रूप में मनाएंगे। इस दिन का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। 2 दशक बाद 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 कब मनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह 20 सितंबर से मनाया जा रहा है, 26 सितंबर तक चलेगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ IWD के रूप में मनाया जाता है। 2021 में IWD 20 से 26 सितंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। सितंबर महीने के अंतिम रविवार को विश्व बधिर दिवस या बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर 2021 के रूप में मनाया जाता है। 2021 IWD का विषय रहा है उत्पन्न बधिर समुदाय का जश्न मनाना, यानी कि सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डीफ कम्युनिटीज। बधिरों का विश्व संघ स्थापना हुई थी। इसका बधिरों का विश्व संघ का 23 सितंबर 1951 को रोम, इटली में। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं जोसेफ मर्रे जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 से भारत कैवें स्थान पर आया है? तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है कल के दिन, जिसमें भारत 46वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया। भारत पिछले स्थान की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ा है। निम्न मध्यम आय वर्ग समूह के तहत भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन को दर्शाता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है। यह है फर्स्ट रैंक पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर USA है, सेकंड पर स्वीडन है, थर्ड पर USA है, फोर्थ पर UK है तथा फिफ्थ पर दक्षिण कोरिया है और हमारा भारत 46वें स्थान पर है, जिसका स्कोर रहा है 36.4। अब जान लेते हैं GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर के 132 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यापार परिष्कार सहित नवाचार की व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं। अब बात हुई है विपो, तो विपो के बारे में जान लेते हैं। विपो का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। वर्तमान में विपो की सदस्य 193 सदस्य देश तथा विपो के महानिदेशक अभी वर्तमान में है डैरेन टैंग जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पेटीएम के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में HDFC बैंक ने पेटीएम के साथ समझौता किया है। HDFC बैंक ने प्रमुख भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है, जो बिजनेस पर्सन, मिलेनियल्स
मर्चेंट्स को वीजा प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। एचडीएफसी बैंक पेटीएम सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अक्टूबर में त्योहारी सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड समान मासिक किस्तों यानी कि ईएमआई के लिए उच्च उपभोक्ता मांग में टैप करने के लिए लॉन्च किए जाएंगे। और बाय नाउ पे लेटर बीएनपीएल विकल्प और पूर्ण छूट पर उत्पादों की पेशकश दिसंबर 2021 के अंत तक की जाएगी। अब बात हुई है एचडीएफसी बैंक तथा पेटीएम के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एचडीएफसी बैंक के एमडी तथा सीईओ हैं शशिधर जगदीशन जी तथा एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब जान लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा जी तथा पेटीएम की स्थापना हुई थी 2009 में। तो दोनों के बारे में हम लोग जान लिए, एचडीएफसी बैंक के बारे में भी तथा पेटीएम के बारे में भी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों पहले से संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 8 ही सदस्य था, लेकिन हाल ही में नवा सदस्य बन गया है ईरान, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ईरान को आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग का संगठन यानी कि एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तजाकिस्तान के दुशांबे में एससीओ नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय घोषित किया गया था। संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन के अंत में संगठन के 8 मुख्य सदस्य के नेताओं ने ईरान के इस्लामी गणराज्य की सदस्यता को एक पर्यवेक्षक सदस्य के पूर्ण सदस्य में बदलने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अब बात हुई एससीओ के बारे में, तो जान लेते हैं। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। एससीओ के महासचिव है व्लादिमीर नोरो। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। एससीओ का स्थायी सदस्य है चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और नवा देश बन गया है ईरान। अब बात हुई है ईरान के बारे में, तो हम लोग ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ का करेंसी रियाल है तथा यहाँ का लैंग्वेज है पर्सियन। यहाँ का प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। यह है इंडिविजुअल मैप, ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा जगह कहाँ पर है ईरान में। ईरान की राजधानी यहाँ पर ईरान की राजधानी पड़ती है तेहरान। यह है वर्ल्ड मैप में रेड कलर से डिनोटेड ईरान देश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद तन्नु पद्मनाभन का निधन हो गया है। इन्हें किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? तो यह पद्मश्री पुरस्कृत थे, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी प्रोफेसर तन्नु पद्मनाभन का निधन हो गया। वह यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IUCAA में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम गुरुत्व और संरचना और ब्रह्मांड के गठन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के साथ 300 से अधिक शोध पत्र और कई किताबें भी लिखी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे, यानी कि इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। ये इमेज में ध्यान से देख लीजिएगा, इनका नाम है तन्नु पद्मनाभन। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में कैमी प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है। तो 2021 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड की घोषणा हो गई है। तो दोस्तों यह 73वीं प्राइम टाइम एमी अवार्ड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 73वां प्राइम अवार्ड एमी अवार्ड समारोह 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार ने 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविजन प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया, जिसको टेलीविजन कला और विज्ञान अकादमी द्वारा चुना गया था। टेलीविजन अकादमी के शीर्ष सम्मान के 73वें संस्करण की मेजबानी CBS पर सेड्रिक द एंटरटेनर द्वारा की जा रही है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि एमी पुरस्कार क्या है तथा यहाँ पर सभी विजेताओं की लिस्ट दी हुई है। आज का अगला प्रश्न हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जिमी ग्रीव्स का निधन हो गया? तो दोस्तों यह थे इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर, यह है जिमी ग्रीव। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। इंग्लैंड के सबसे शानदार स्ट्राइकरों में से एक और टॉटनहम हॉटस्पर के रिकॉर्ड गोल करने वाले जिमी ग्रीव्स का निधन हो गया है। उन्होंने 1961 से 1970 के बीच टॉटनहम के लिए 266 गोल किए और 1962 से 1963 सीजन में उनके 37 लीग गोल क्लब रिकॉर्ड बने रहे हैं।
उन्होंने चेल्सी के साथ अपने करियर की शुरुआत की और लंदन क्लब के लिए 124 लीग गोल किए थे। इनका जन्म 1940 में हुई थी, लेकिन इनका मृत्यु 2021 में हुई, यानी कि 81 वर्षीय या 81 वर्ष के थे इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम था ग्रीमी ग्रीव्स। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो यह पुस्तक कावेरी बमजई के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। यह पुस्तक द थ्री खान्स कावेरी बमजई द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बमजई ने तीन खानों आमिर, शाहरुख और सलमान के कैरियर को गणतंत्र के इतिहास में सबसे कठिन समय का साथ जोड़ा है। कला अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आयाम पर प्रतिक्रिया करती है और रोल मॉडल की कमी वाले देशों में फिल्मी सितारे अक्सर दोहरी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर देखिए शाहरुख खान, सलमान खान तथा आमिर खान, तीनों के बारे में यह पोस्टर पर भी छपा हुआ है, बुक के ऊपर पोस्टर पर भी छपा हुआ है द थ्री खान्स। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। तो दोस्तों यह कौन थे? तो नरेंद्र गिरी भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। ऑप्शन इसका सही जवाब है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। यह 2016 में था कि गिरी ने पहली बार अखाड़ा परिषद के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने कार्यकाल के दौरान ही परिषद के कथित रूप से नकली संतों की एक सूची जारी की थी। 2019 में गिरी दूसरी बार परिषद के प्रमुख चुने गए थे। इन्होंने नकली संत यानी फेक संत की एक सूची भी जारी की थी कार्यकाल के दौरान। यह इमेज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो यह भारतीय गीता सोमता बनी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सीआईएसएफ की अधिकारी गीता समोता अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय यानी कि फास्टेस्ट इंडियन बनी है। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एल्ब्रस को फतह किया था, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर रूस में है। किलिमंजारो चोटी 5895 मीटर तंजानिया में स्थित है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। गीता समोता सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के साथ काम करती है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमान के तहत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। गीता समोता 2011 में सीआईएसएफ में शामिल हुई और 2012 में यूनिट में थी। उन्होंने माउंट सतोपंथ 775 मीटर इसकी ऊंचाई है उत्तराखंड में जो स्थित है, और माउंट लोबुचे नेपाल में जो है उनको भी फतह किया है। वह सीएपीएफ के माउंट एवरेस्ट अभियान दल के टीम की सदस्य भी थी। यह है इमेज में भारतीय गीता समोता जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह भी कल के दिन यानी कि ऑप्शन इसका सही जवाब है 21 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रंश के आसपास चलने वाले कलंक के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत हमारी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में एडीआई के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर की गई थी। अब जान लेते हैं इस वर्ष के विश्व अल्जाइमर दिवस के 2021 का विषय क्या रहा है। तो इस वर्ष का थीम रहा है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने, नो डिमेंटिया नो अल्जाइमर। मतलब इस वर्ष का यह थीम है। अल्जाइमर एक प्रगतिशील बीमारी है जहां कई वर्षों में मनोभ्रंश के लक्षण धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। अपने शुरुआती चरणों में स्मृति हल्की हानि होती है, लेकिन अल्जाइमर के बाद चरण के साथ व्यक्ति बातचीत करने और अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया की क्षमता धीरे धीरे खो देते हैं। यह रोग एक अपक्षयिक मस्तिष्क रोग है यानी कि डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज है, जो स्मृति हानि का कारण बनता है और स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल या लगभग असंभव बना देता है लोगों को। अब चलते हैं, इतना बात जान लिया अल्जाइमर रोग के बारे में, इसका थीम के बारे में, कब मनाया जाता है इसके बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया है? तो दोस्तों यह मनसुख मंडाविया जी जारी किए हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों के
पांच मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा यानी SFSI जारी किया है। मंत्री ने वर्ष 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनको प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। मंत्री ने देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन यानी कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे ऐसी मोबाइल टेस्टिंग वैन की कुल 109 संख्या हो गई है। अब बात हुई है FSSAI के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस एजेंसी के ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। इंडियन जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी कि चेयरपर्सन के रूप में रीता टेवटिया तथा अरुण सिंघल जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसका पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका वेबसाइट है www.fssai.gov.in। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम लोग जो प्रभावशाली 9 राज्यों को पुरस्कृत भी किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। बड़े राज्य के रूप में गुजरात, केरल तथा तमिलनाडु है। छोटे राज्य के रूप में है गोवा, मेघालय तथा मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश इसमें 3 रहा है, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा नई दिल्ली तीसरा रहा है। यानी कि पूरे 9 राज्य तथा केंद्र शासित मिलाकर प्रभावशाली इसमें दिखाए गए हैं सूचकांक में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय और किस देश की नौसेना के समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लिया है? तो समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लेने वाला देश है ऑप्शन बी यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के नेवी ने भाग लिया है। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर तक निर्धारित है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस तरह के एक अभ्यास की जारी के लिए भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमट पहले से ही इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच चुके थे। भारतीय नौसेना दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्र शक्ति में भाग लेगी। बात हुई है भारतीय नौसेना तथा इंडोनेशिया सेना के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया सेना एक भारत का आर्म्ड फोर्सेज है। इसका मोटो है शरणो वरुणा त्रांसी, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके कमांडर ऑफ चीफ प्रेसिडेंट है यहाँ का रामनाथ कोविंद जी। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल सतीश नामदेव गोरमाडे। प्रत्येक वर्ष इंडियन नेवी डे यानी कि भारतीय नेवी दिवस, नौसेना दिवस प्रति वर्ष 4 दिसंबर को मनाई जाती है। यह है भारतीय नौसेना का लोगो, आप इसे ध्यान में रखिएगा। यह है इंडोनेशियन नेवी का लोगो। इंडोनेशियन नेवी इंडोनेशिया का आर्म्ड फोर्स है। इसका मोटो है जलेस्विया जयमहा है, संस्कृत वर्ड है यह। इसका अर्थ होता है विक्टोरियस ऑन द सी। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1945 को हुई थी। यह मतलब कि 76 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, किलांगप जकार्ता में, तथा इसका यह एक पार्ट है इंडोनेशियन नेशनल आर्म फोर्सेज का। कमांडर ऑफ चीफ प्रेसिडेंट है यहाँ का जोको विडोडो। अब जान लेते हैं इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यहाँ का करेंसी रुपया है। इंडोनेशियन यहाँ का लैंग्वेज है तथा यहाँ का प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। यह वर्ल्ड मैप में जो हरा कलर से आपको दिख रहा है यहाँ पर सभी जगह इंडोनेशिया देश। यह भारत से इस तरफ पड़ता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अवैध धार्मिक संरचनाओं की रक्षा के लिए एक नया विधेयक पेश किया है? तो दोस्तों यह कर्नाटक राज्य पेश किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री इन्होंने ही बिल पास किया है। क्या है यह रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल? इसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह से दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह यहाँ के सीएम जो आपको बताया बोम्मई जी ने इसे पास किया है।
अब बात हुई कर्नाटक के बारे में, तो जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। यह भारतीय मैप में कर्नाटक राज्य, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत जो कि पहले यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, अब यहाँ का जुलाई से राज्यपाल हैं। यहाँ का चीफ मिनिस्टर वाई.एस. येदियुरप्पा के इस्तीफा दे देने के बाद बसवराज बोम्मई बने हैं। पिछले ही महीने में इन्होंने यानी कि वाई.एस. येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था तथा बसवराज बोम्मई नए सीएम बने थे। यहाँ का 28 लोकसभा सीट है, यहाँ पर 12 राज्यसभा सीट है तथा 224 विधानसभा सीट है। यहाँ पर कुल 75 विधानसभा सीट है। अंसी तथा बांदीपुर यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई सीमा एफडीआई का क्या है। तो व्हाट इज द न्यू एफडीआई लिमिट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन द टेलीकॉम सेक्टर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई का न्यू लिमिट बढ़ाकर 100% कर दिया है। ऑप्शन सी यानी कि इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, आरकेवीवाई योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू ट्रेन 50,000 यूथ अंडर एन आरकेवीवाई स्कीम। तो दोस्तों आपको इसमें राइट ऑप्शन चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तथा आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तथा आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से दिए होंगे। तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं, ताकि आपको लिखते लिखते आदत बन जाए और पूरा ध्यान में रहे। चलिए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।